जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं डेली डोज संख्या 264 में। और आज हम आपके सामने उपस्थित हैं 11 और 12 जून के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। मैंने 10 तारीख के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा था कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। एक इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी आता है कि जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1906 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो उसकी अध्यक्षता 1906 में दादा भाई नौरोजी ने ही करी थी और इन्होंने ही अपने भाषण में स्वराज शब्द को मुख्य स्थान दिया था। इसे आप ध्यान रखेंगे। और एक इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक भी कभी कभी पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसकी लिखी हुई है या किसकी कृति है। तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। आज हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, किसने पानी में हाइड्रोजन उत्पादन हेतु कम लागत वाला उत्प्रेरक विकसित किया है। उत्तर है CENS। अब CENS क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले CENS का पूर्ण रूप है सेंटर ऑफ नैनो साइंस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में। कहां पर? तो म्यूनिच जगह है जर्मनी में। किस यूनिवर्सिटी में? तो लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी। ठीक है। इसका कार्य क्या है? तो यह जो कार्य है इसका, वो रिसर्च का फील्ड है। ठीक, यानी किसी क्षेत्र पर रिसर्च करता है। वो क्षेत्र कौन सा है? तो जो नैनो साइंस है उस पर यह रिसर्च करता है। ठीक है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में नवाचार को बढ़ावा हेतु अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी की है किसने। उत्तर है CSIR। तो सबसे पहले हम CSIR का फुल फॉर्म जानते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब एक बात आप ध्यान देंगे कि इसको लीड कौन करता है, गवर्न कौन करता है, या फिर इसकी स्थापना किसने करी। तो ध्यान देंगे इसकी स्थापना सितंबर 1942 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी। एक बात और भी ध्यान देंगे कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो जब बात हुई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लीड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये संस्था है, तो इसका प्रेसिडेंट कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है। और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? तो शेखर सी मंडे। कौन है? शेखर सी मंडे। और इसका जो हेडक्वार्टर है या फिर लोकेशन कहीं इसका, ठीक, जहां इसका ऑफिस है, तो क्या होगा उसका उत्तर? दिल्ली। ठीक है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। 29 मई 2020 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। उत्तर है 493.48 अरब डॉलर, जिसको अगर हम अपने भारतीय पैसे के तौर पे देखें तो 37 लाख करोड़ रुपए। अब एक बात यहां से और भी एक प्रश्न बन सकता है कि यह जो आंकड़ा है वो कौन बताता है कि इतना अरब विदेशी मुद्रा भंडार है 29 मई 2020 तक। तो यह हर एक सप्ताह यानी प्रत्येक सप्ताह RBI यह डाटा बताती है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। तो विदेशी मुद्रा भंडार का आंकड़ा कौन पेश करता है? तो RBI करती है। ठीक है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन कहां हुआ था। उत्तर है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। अब आपको पता है कि यह दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। पहले यह राज्य थे जिसकी वजह से भारत के राज्यों की संख्या 29 होती थी। अब यह केंद्र शासित प्रदेश हो गए तो भारत के राज्यों की संख्या 28 हो जाएगी। ठीक है। और पहले कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 2 इनको मिलाकर 9 होता है, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश को विलय करा लिया गया, जिसकी वजह से वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश कुल 8 और राज्यों की संख्या कुल 28। अब बात जब लद्दाख की आती है तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, क्योंकि आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन होता है। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं RK माथुर। और जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू के कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। एक बात और भी यहां से आप ध्यान देंगे कि हमने बात किया था केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का। तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ठीक, की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत किया गया। एक बात और भी आप ध्यान देंगे, यह प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अधिनियम 1985 की धारा 17 के तहत
बनाया गया, ठीक। क्योंकि यहां से भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि किस ईस्वी में बना, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1985। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि यह जो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अधिनियम है, ठीक, इस ट्रिब्यूनल के कर्मचारी और अधिकारी का जो वेतन होता है वो कौन निर्दिष्ट करता है, तो इसके वेतन को केंद्र सरकार निर्दिष्ट करती है, ठीक है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट की स्थापना कब की गई थी, उत्तर है 1985। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। वर्तमान में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष कौन है, उत्तर है न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी। यह वन लाइनर प्रश्न है और यह नाम आप जरूर याद रखेंगे। अगले प्रश्न संख्या की तरफ बढ़ते हैं 7। कमोडिटी एक्सचेंज की तर्ज पर सरकार किस खनिज के लिए एक्सचेंज ला रही है, उत्तर है कोयला। अब बात जब कमोडिटी एक्सचेंज की आई है तो इसमें होता क्या है, तो जैसे आपने एक बात सुना होगा वस्तु विनिमय, ठीक, तो इसमें जो व्यापार होता है वह वस्तु विनिमय का होता है, जिसके तहत होता क्या है कि इसमें अधिकांशतः या तो जींस से रिलेटेड मार्केट होता है, यानी जींस बाजार संबंधित जो कृषि के जींस हैं, ठीक, या फिर जो कृषि उत्पाद के जींस हैं उनके ऊपर व्यापार होता है, या फिर जो कच्चे उत्पाद हैं, ठीक, उनके ऊपर व्यापार होता है। जैसे कच्चे उत्पादों में आप ये भी कह सकते हैं चावल हुआ, गेहूं हुआ, दाल हुआ, कपास हुआ, ठीक, या फिर कुछ धातुएं हुई, उन पर भी उनको इस कमोडिटी एक्सचेंज के अंतर्गत लाया जाता है, ठीक है। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि भारत में कुल कमोडिटी एक्सचेंज 25 हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। रोमानिया में भारत के अगले राजदूत होंगे, तो रोमानिया में भारत के अगले राजदूत राहुल श्रीवास्तव होंगे। अब बात जब रोमानिया की आई है तो रोमानिया की कैपिटल कहाँ है, बुकारेस्ट, और उसके प्रेसिडेंट कौन है, क्लॉस आयोनोसिस, ठीक, और वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है, बुडोविक ऑर्बन, कौन, बुडोविक व ऑर्बन। और रोमानिया की जो करेंसी है वह रोमानियन ल्यू है, जिसका वर्तमान में भारतीय रुपए के साथ क्या लेवल है, तो एक रोमानियन ल्यू भारत के 17 रुपए 82 पैसे के बराबर है, ठीक है। एक बात और भी ध्यान देंगे आप कि जो रोमानिया है वह शुरू में नाटो का सदस्य नहीं था, लेकिन 29 मार्च 2004 में यह नाटो का सदस्य देश बन गया। अब बात जब आई है राहुल श्रीवास्तव से, तो ध्यान देंगे राहुल श्रीवास्तव NIT राउरकेला के स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, जो अभी आने वाले टाइम में, ठीक, क्या होंगे, राजदूत होंगे। कहां पर, रोमानिया में, किसके, भारत के। एक बात और भी ध्यान देंगे कि यह किसका स्थान लेंगे, तो यह थांगलूरा दार्लोंग का स्थान लेंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं कि अभी जो वर्तमान में थांगलूरा दार्लोंग जो भारतीय मुल्क के रोमानिया में राजदूत हैं उनका यह स्थान लेंगे। अब एक बात और भी आपने सुना होगा, कुछ उच्चायुक्त होते हैं और राजदूत होते हैं, तो यह दोनों कहां कहां रखे जाते हैं, तो इस पर मैंने पिछले डेली ड्यूज संख्या में विस्तृत चर्चा करी है, वहां से आप उच्चायुक्त और राजदूत के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या की तरफ। अगला प्रश्न है 9, दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बन गया, उत्तर है किलियन एम्बापे, जिसके पास टोटल कितनी संपत्ति है, तो 259.2 मिलियन पाउंड, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने, अच्छा एक बात यहां पे और भी ध्यान देंगे हम, एक अच्छा सा प्रश्न बन सकता है कि किलियन एम्बापे का संबंध किस देश से है, तो किलियन एम्बापे जो हैं वो फ्रांस के खिलाड़ी हैं, ठीक, और क्या खेलते हैं यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो किलियन एम्बापे फुटबॉल प्लेयर हैं, क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। कौन सा अरब देश मंगल ग्रह हेतु अपना पहला मिशन लॉन्च करेगा, उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। अब जब बात संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात की आई है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, और वहां के प्रेसिडेंट कौन है, खलीफा बिन जायद अल नहयान, ठीक है, और वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोहम्मद बिन रशीद अल मैक्टोन, ठीक, और वहां की करेंसी क्या है, तो यूएई की करेंसी जो है वो है दिरहम। इतना फैक्ट्स आप अपने दिमाग में बिठाए रखेंगे। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ।
किस देश का मानव रहित समर्सिबल महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर है चीन। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे कि चाइना हमारे यहाँ करंट का मुद्दा बन सकता है, क्योंकि बहुत ही हमारे और चाइना के बीच डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो सबसे पहला एक प्रश्न बन सकता है, अगर स्टैटिक प्रश्न बने तो, कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन लाइन जो है, मैकमोहन रेखा जो है, वो भारत और चीन के बीच की रेखा है। एक और अच्छा प्रश्न बनाया जा सकता है और ट्रिकी प्रश्न बनाया जा सकता है कि चीन से सटे भारतीय राज्य कितने हैं? तो ध्यान देंगे, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था जो कि चीन की सीमा से लगता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है जो लेह और जम्मू के तौर पे बटा हुआ है। तो अब जम्मू जो है वो चीन से नहीं लगता, क्या लगता है? लेह या लद्दाख वाला जो क्षेत्र है वह चीन से लगता है। इसके साथ साथ कौन से राज्य हैं? तो आप अगर नीचे के क्रम में बढ़ते आएंगे तो हिमाचल प्रदेश, इसके बाद उत्तराखंड, इसके बाद सिक्किम और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। यही 4 राज्य हैं जो चाइना के साथ भारत का लगता है, ठीक है। और लेह जो लगता है वो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। हाल ही में चर्चित बागजान तेल कुआं किस राज्य में स्थित है? उत्तर है असम। अब ध्यान देंगे कि असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से, ठीक है। और एक बात और भी ध्यान देंगे कि वहां के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि जब भी कोई राज्य या देश जो भारत से सटे हों या फिर भारत के अंदर के जो राज्य हों, ठीक, उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, कौन कौन से राज्य से सटे हुए हैं, उस पर एक बार चर्चा करना उचित समझते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि असम से सटा हुआ भारत देश कौन कौन सा है, ठीक। तो असम से सटा है ऊपर में भूटान और नीचे में बांग्लादेश, ठीक है। और असम से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं? तो असम से सटा हुआ राज्य ऊपर की तरफ हल्का सा अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद देखें तो नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और मेघालय है, ठीक है। एक बात और भी ध्यान देंगे कि असम अपने कुछ चीजों के लिए फेमस है, जैसे एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा कहां पाया जाता है? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। एक दो चीजों के लिए और भी असम फेमस है, जैसे चंद्रकांता हस्तकला भवन, ठीक है। एक बात और, कलिया भोमोरा सेतु जो है उसके लिए भी असम फेमस है, या फिर असम में यह सेतु है, ठीक है। रंगघर, यह प्रश्न 3-4 बार अब तक मेरे नजर के सामने से गुजर चुका है कि रंगघर कहां है? तो रंगघर है असम में। कामाख्या मंदिर के बारे में सबको पता होगा कि असम में। और एक और प्रश्न, अहोम राजा का महल भी कहां है? असम में। वैसे असम को प्राचीन नाम में अहोम नाम से भी जाना जाता था, ठीक। अगले प्रश्न की संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। किस सोशल प्लेटफॉर्म ने भारत में फ्लिट्स नामक एक नई सुविधा शुरू की है? उत्तर है ट्विटर। अब जैसे ही फ्लिट्स शब्द की बात आई तो सबसे पहले हम जाने कि फ्लिट्स सुविधा है क्या। तो ध्यान देंगे कि फ्लिट्स के जरिए जो ट्विटर के यूजर हैं, ठीक है, यानी जो ट्विटर यूज करने वाले लोग हैं, वो फोटोज और वीडियोज को पोस्ट कर सकेंगे। साथ ही साथ उसके फीचर्स क्या होंगे कि उसकी फैसिलिटी ये होगी कि 24 घंटे के बाद वो फोटोज और वीडियोज अपने आप वहां से डिलीट हो जाएगा। साथ ही साथ उस फोटोज और वीडियोज पर आपके अलावा कोई अन्य व्यक्ति न लाइक कर सकता है, न रीट्वीट कर सकता है और न कमेंट कर सकता है। यह बात बताने के पीछे यह उद्देश्य था हमारा कि फ्लिट्स वर्ड जब आप समझ जाएंगे तो यह प्रश्न कभी बनेगा कि फ्लिट्स शब्द किस सोशल साइट से संबंधित है, तो आपको एक कहानी याद आएगी जिसके तौर पे आप आंसर अपना ट्रिक कर पाएंगे कि ट्विटर होगा, ठीक। अब बात करते हैं ट्विटर का। तो ट्विटर की स्थापना कब हुई थी, अर्थात ट्विटर को लॉन्च कब कराया गया था, ठीक। तो ट्विटर 15 जुलाई 2006 को लॉन्च कराया गया था। यह पूरी 5-6 लोगों की एक टीम थी, ठीक। तो हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर का। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, जो कहाँ है? यूएस में, ठीक है। और एक बात और भी ध्यान देंगे कि इसके टोटल जो ऑफिसेज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड यानी पूरे विश्व में वो 25 जगहों पर हैं, ठीक है। और वर्तमान में जो इसके सीईओ हैं वो कौन है? जैक डॉर्से। और जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यानी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो हैं ओमीद कॉर्देस्तानी, ठीक है, ओमीद कॉर्देस्तानी। तो इतनी चीजें आप ट्विटर से संबंधित ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं।
किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? उत्तर है रंजीत कुमार। अब जब बात नासा की आई है तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव भी लिख देता है, तो आप ध्यान देंगे आंसर वहां एडमिनिस्ट्रेशन अगर ऑप्शन में तो वही होगा, ठीक। और एरोनॉटिक्स को एरोनॉटिकल भी लिख देता है, तो उसे भी आप ध्यान देंगे। साथ ही साथ एक बार आप बात और भी ध्यान देंगे कि नासा का फॉर्मेशन कब हुआ, तो 29 जुलाई 1998 को नासा बना। नासा को पहले नाका के नाम से जाना जाता था, इस बात की चर्चा मैंने पीछे की वीडियोज में भी करा है, तो आपको याद भी होगा। तो अब आइए देखते हैं कि नाका का फुल फॉर्म क्या होता था। तो उसका फुल फॉर्म होता था नेशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर एरोनॉटिक्स। एक बात और भी ध्यान देंगे कि कोई भी चीज बनती है तो उसका एक मोटो होता है, तो नासा का मोटो क्या है? तो नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, यानी सभी लाभान्वित होंगे, ठीक। अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। भारत में कोयले का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो कोयले का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1973 में। अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई 1975 में। और कोल इंडिया लिमिटेड से संबंधित जो फैक्ट्स आपको पता है वो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न संख्या 18, देश की कुल कोयला उत्पादन में कोल इंडिया लिमिटेड की भागीदारी कितनी है? उत्तर है 82% अर्थात 82%। अगले प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। ओडिशा का राज्य गीत वंदे उत्कल जननी का रचनाकार कौन है? उत्तर है लक्ष्मीकांत महापात्रा। मैंने उड़ीसा से संबंधित फैक्ट मॉक टेस्ट संख्या 38 में बताया था, जिसमें हमने बताया था कि उड़ीसा को उत्कल दिवस के रूप में बनाते हैं। और उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। उड़ीसा की स्थापना कब हुई? 1936 में। किससे कट के बना? तो हमने बताया था कि बिहार से ही कट के बना उड़ीसा, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न संख्या 19 के बारे में। अगले प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। देश का पहला कचरा विनिमय मंच का शुभारंभ किस राज्य में की गई है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। अब जब बात आंध्र प्रदेश की आई है तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी। एक बात और भी ध्यान देंगे कि ये कचरा विनिमय मंच है क्या? तो इसके तहत जो भी टॉक्सिक कचरे यानी जो जहरीले कचरे हैं उनका सुरक्षित जगहों पर निपटान कराना या फिर उनको रिसाइकल करके फिर से उपयोग में लाने के लिए बढ़ावा देने का काम किसके तहत होगा? कचरा विनिमय मंच के तहत होगा, जिससे क्या होगा कि जो पॉल्यूशन का लेवल है उसको भी कम किया जा सकेगा। और यही वजह है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने विश्व पर्यावरण दिवस, और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इस ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम का शुरुआत किया, ठीक है। तो आज करंट अफेयर से संबंधित हमने जो टोटल 20 प्रश्न देखे उसका मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आगे के एग्जाम्स में अगर आप सीरियसली देखते हैं साथ ही साथ लिखते जाते हैं तो बेनिफिशियल साबित होगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछते जाता हूं कि घुड़सवारी के खेल परिषद का क्या नाम है? उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये प्रश्न देख रहे हैं तो किसी भी सोर्स से ढूंढकर आप उसे पढ़ें और कमेंट में जवाब जरूर दें, जिससे कि आपको यह चीज़ याद हो जाएगा। साथ ही साथ इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक जो नीचे दिया हुआ है उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट देने के लिए जो हर सप्ताह फ्री ऑफ कॉस्ट होता है उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपना डिटेल नोट करा सकते हैं और फ्री टेस्ट में भाग ले सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले डेली ड्यूज संख्या में, तब तक के लिए जय हिंद।